हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास ईवीएस का पेपर है। ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देखेंगे पेपर 1 के लिए, और ये जो पेपर है ये 2020 में हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, जहाँ पर आज हम पर्यावरण अध्ययन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली आए हैं 2020 में पेपर में वो हम देखेंगे। इन पेपर से आपके समझ में आने की लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ से आपको लेवल पता चलता है और कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं ईवीएस के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन 121 बोलता है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मिनी माता डिजीज़ होती है वो कौन सी मछली को खाने से ज़्यादा होती है, ये आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारे सामने। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ईवीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम साइंस से रिलेट भी करते हैं। तो कैडमियम है इसका आंसर, आर्सेनिक है, पारा है, या उपयुक्त सभी। कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी या ऑल दी अबव। तो करेक्ट आंसर है जो मिनीमाता रोग होता है वो मरकरी की वजह से होता है। पारा जिसको हम बोलते हैं, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा यानी कि मरकरी पाई जाती है। बेसिकली जो मिनीमाता रोग है वो उसका कॉज ही मरकरी है। अब वो मछली के अंदर से पाया जाता है या किसी और रीज़न की वजह से मरकरी का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, मिनी माता डिजीज़ का आप शिकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 122। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 122 बोलता है कि प्रोजेक्ट रेड पांडा वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1984, 1994 या फिर 1996। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट रेड पांडा कब स्टार्ट हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डील कर रहे हैं हम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये स्टार्ट हुआ था भाई, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में स्टार्ट हुआ था भाई। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने के लिए मिलेंगे, ध्यान देना। चाहे वो यूटेट हो, यूपीटेट हो या फिर सीटेट हो, ईवीएस में लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है सेम रहता है। जितने भी टाइटिक एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर ईवीएस का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। तो राइट आंसर है हमारे पास 1996। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 123। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि यानी कि कौन से पॉइंट पर जो ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा पतली ऑब्जर्व करी गई है। इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर, नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर, या साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से पॉइंट पर जो है ओजोन लेयर सबसे अधिकतम जो है पतली हो चुकी है, यानी कि लेवल ऑफ ओजोन इज़ वेरी लो एट विच पॉइंट। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर भाई ये सबसे पतली ऑब्जर्व करी गई है। यानी कि जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो सबसे कम जो है दक्षिणी ध्रुव पर पाई गई है, साउथ पोल पर पाई गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन 124 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द सीवर ऑफ वाटर इम्बैलेंस। इनमें से कौन सा जो है नॉट लीड टू द सीवर ऑफ वाटर इम्बैलेंस, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जन असंतुलन का कारण नहीं है। कि जन जो हमारे पास वाटर लेवल है उसमें जो इम्बैलेंस हो रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा कॉज है जो उसका रीज़न नहीं है। भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना, या पानी का अत्यधिक दोहन। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोष रहित जल संरचना जो है गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं है। दोष रहित, देखो फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये एक कॉज नहीं है। बाकी सारे के सारे जो है कॉज है जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो चेंज हो रहा है। यानी कि भूमिगत जल रिचार्ज करने में विफलता, भाई अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वाटर रिचार्ज जो है प्रॉपरली नहीं हो रहा है, अंडरग्राउंड रिचार्ज नहीं हो रहा, जिससे कि वाटर टेबल जो है डाउन हो रही है। तो अनियंत्रित शहरीकरण, भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें वाटर की वेस्टेज और वाटर के यूजेस बढ़ गए हैं, जिससे कि वाटर टेबल जो है हमारी डाउन होती जा रही है। पानी का अत्यधिक दोहन यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज जो कर रहे हैं, शहर में कर रहे हो चाहे फिर गांव में कर रहे हो, जिस भी वजह से हो रहा है, पानी का जो वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या है, असंतुलन की स्थिति बन गई है। वाटर टेबल जो है इम्बैलेंस होता जा रहा है। बट ऑप्शन सी इसका एक रीज़न नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। वेयर इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, या फिर देहरादून। तो राइट आंसर है हमारे पास 125 का ऑप्शन नंबर डी,
तो ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यूटेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन यूटेट उत्तराखंड में डाल देते हैं ईवीएस में, तो आपको पता होने चाहिए। ये देहरादून में स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन देहरादून, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126। अब 126 को ध्यान से पढ़ते हैं। पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देता है कि किसी एक व्यक्ति पर्यावरण सर्वेक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा? कि पर्यावरण अध्ययन में या पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से आप अपना योगदान दे सकते हैं, उसका सबसे अच्छा आपका क्या सजेशन होगा? यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अच्छा सुझाव है। या फिर निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि इस्तेमाल ही ना करें, बार बार घर से बाहर ही जाने से बचें, निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें। तो देखिए राइट आंसर है सबसे सही जो है ऑप्शन नंबर है, यातायात के लिए सर्वाधिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। सार्वजनिक, सर्वाधिक नहीं सार्वजनिक, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसका आप इस्तेमाल ज़्यादा करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। पर्सनल व्हीकल कम से कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लगा है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, तो ये आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, ईवीएस फ्रेंडली हो जाएगा। पर्यावरण सर्वेक्षण का पर्यावरण संरक्षण जो के लिए एक अच्छा सजेशन है कि मैक्सिमम लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम क्रिएट होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, मानवीय गतिविधि जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो क्या क्या हैं? भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल या दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं? यूज़ ऑफ एरिसॉयल कैंस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट या ऑल दी अबव। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि एरिसॉल कैन का उपयोग करना ये भी भाई क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। कृषि क्रियाकलाप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वनों का जलना या वनों का कटना, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 128। भाई केचुए से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो यूटेट हो या फिर आपका सीटेट हो, दोनों के ही एग्ज़ाम आने वाले हैं 2022 के लिए, तो आप ईवीएस में ये टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करें। केचुआ किसान का एक मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनें। कि भाई केचुआ किसान का मित्र क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 128 के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो देखो 128 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी। अब बी क्या बोलता है भाई? बी बोलता है स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द बी स्टेटमेंट 1, 3, 4 करेक्ट है। अब क्या है 1? केचुआ मृत पत्ती और पौधों को खाता है और उनकी पातन मिट्टी को उर्वरक बनाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। केचुए खरपतवार को खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम कर देते हैं। केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच जाती है, ये भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है? कि ये कह रहे हैं कि केचुए खरपतवार को खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। भाई मुख्य फसल को बचाने का काम नहीं करते हैं, खरपतवार को तो खा जाते हैं लेकिन मुख्य फसल को बचाने का काम नहीं करते हैं केचुए। केचुए क्या करते हैं? सॉइल में रहते हैं, तो सॉइल में जो भी खरपतवार होती है उससे क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, और जिसकी वजह से जो आपकी फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और इससे क्या हो जाता है? जब खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच जाती है जब केचुए सॉइल में मूव करते हैं, तो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 जो हैं करेक्ट हैं। स्टेटमेंट 2 सही नहीं है क्योंकि इसमें बोल रहा है मुख्य फसल को बचाते हैं, बचाने का काम नहीं करते हैं, मुख्य फसल को फर्टाइल बनाने का काम, सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, जिससे मुख्य फसल जो है की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 129 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल? लीफ कॉपर, जेट्रोफा या फिर कैंडल नट ट्री या स्परगंधा। आपको बताना है बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी 129 का राइट आंसर है। जेट्रोफा क्या है? एक प्रकार की फसल है, इस फसल से जो है बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है जेट्रोफा नामक फसल से, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130। यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका क्या उद्देश्य है? भाई पैडागोजी का क्वेश्चन है, ईवीएस की पैडागोजी का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1 महीने तक हमें बिजली नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन किस तरीके से प्रभावित हो सकता है। विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना।
तो 130 के लिए यहाँ पर राइट आंसर है भाई देखो ऑप्शन सी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर है कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप छात्रों से रेज करेंगे तो उनकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी, इमेजिनेटिव पावर उनकी बढ़ेगी, और जो थिंकिंग स्किल्स हैं, सोच कौशल हैं, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना। भाई देखो दोनों ही उत्तर यहाँ पर सही हैं, अगर आप ए पे भी क्लिक करते हो तो भी सही है, सी पे क्लिक करते हो तो भी सही है, दोनों ही बिल्कुल अप्रोप्रिएट इनके आंसर्स हैं ए एंड सी। कि आप एक अच्छे तरीके से बिजली के उपयोग करने के लिए भी बच्चे को संवेदनशील बना रहे हैं, दूसरा इनकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं, कल्पनाशीलता थिंकिंगनेस को बढ़ा रहे हैं, सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 130 के लिए राइट आंसर ए एंड सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 131, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाले सामान्य तत्व क्या हैं? कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। नंबर 1 क्लोरीन पाया जाता है, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर। क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर जो पाया जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन जो है दोनों में कॉमनली पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला जो कॉमन एलिमेंट है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, झूम खेती पाई जाती है। झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन केरल में, बिहार में, मेघालय में या फिर मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, झूम खेती जो है, झूम कल्टीवेशन मेघालय, सी इसका अभीष्ट उत्तर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 133 पर, निम्न में से कौन सा पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा वायलेट रेज इज मोस्ट डेंजरस? यूवीए, यूवीवी, यूवीसी या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी, दोनों ही भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, यूवीबी और यूवीसी भी। भाई दोनों को ही आंसर जो है आयोग ने इसका प्रपोज किया था। अल्ट्रा वायलेट रेज कौन सी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है? तो यूवीबी, और जिन लोगों ने यूवीसी इन दोनों पर क्लिक किया था तो दोनों को ही मार्क्स अलॉट किए गए थे इस 2020 पेपर में। तो इसलिए ऑप्शन बी एंड सी, मैक्सिमम सी सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, पीस ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन इंटरनेशनल इज़ लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, एम्स्ट्रॉम, न्यू दिल्ली या फिर नागासाकी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एम्स्ट्रॉम। एम्स्ट्रॉम में जो है हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन इंटरनेशनल इज लोकेटेड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135, नदी के जल प्रदूषण स्तर किस चीज़ से मापा जाता है? पोल्यूशन लेवल इन रिवर वाटर मेजर्ड बाय एटीपी, एसटीपी, बीओडी या फिर जीटीपी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीओडी इसका राइट आंसर है। बायोलॉजिकल, बी का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, डी फॉर डिमांड। तो ये क्या है भाई? पॉल्यूशन लेवल को मेज़र किया जाता है कि कितना कम, जितना कम बीओडी होगा तो भाई उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। यानी कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता चला जाएगा तो आप समझ जाओ पॉल्यूशन जो है पानी में बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन वाटर में कम हो रही है तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पॉल्यूशन कम है। तो बीओडी के द्वारा हम जो है नदी के में जल प्रदूषण स्तर को मापते हैं। तो भाई ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन ईवीएस के प्रीवियस ईयर के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली वीडियोज़ में कई सारे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग CTET 2020 एंड UTET 2022। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।